बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी बिंदुओं को समझेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, किस कंडीशन में हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे, अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र के जन्म से पहले अर्थशास्त्र की क्या अवधारणा थी, किन परिस्थितियों में समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा आई, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। सन 1776 में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है। 1776 से 1929 1929 तक अर्थशास्त्र में परंपरावादी विचारधारा थी। परंपरावादी विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे वे मानते थे कि सभी श्रमिकों को काम मिलेगा और जो काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाएगा तथा सभी उद्योग अपनी क्षमता से काम करेंगे, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे। मांग और पूर्ति हमेशा बराबर होती है। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, यदि मांग घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। और यह मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परंपरावादी विचारधारा 1929 में असफल हो गई। कब हो गई? जब 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आ गई। औद्योगिक क्रांति के कारण उस समय उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था, परंतु शेयर बाजार में गिरावट के कारण वस्तुओं की मांग कम हो गई। मांग में कमी होने के कारण सभी उद्योग बंद होने लगे और देश में बेरोजगारी बढ़ गई। व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण अपना कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण हजारों बैंक बंद हो गए। इस महामंदी का प्रभाव लगभग पूरे विश्व में हो गया, जिसे महामंदी 1929 या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। महामंदी के कारण बेरोजगारी एवं मांग में कमी होने के कारण परंपरावादी विचारधारा फेल हो गई। परंपरावादी विचारधारा के अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि सभी को रोजगार मिलेगा, परंतु 1929 की स्थिति में सब बेरोजगार हो गए। महामंदी के कारण नए सिद्धांत एवं विचारधारा की आवश्यकता थी, जो कीन्स की पुस्तक से मिली। समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता जॉन मेनार्ड कीन्स माने जाते हैं। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स या जॉन कीन्स के नाम से भी आपको पुस्तक में कई जगह ये नाम मिलेगा, कीन्स। तो इनका थोड़ा जीवन परिचय भी हम देख लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 ब्रिटेन में हुआ। जॉन मेनार्ड कीन्स की शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। 1936 में समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव अलग शाखा के रूप में यानी अलग ब्रांच के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रकाशित होने के बाद हुई। यानी यहाँ भी परीक्षा का एक प्रश्न है आपका, दो प्रश्न है बल्कि। एक तो इसके राइटर कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। पुस्तक का क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये पुस्तक कब आई थी? 1936 में। इसी पुस्तक के सिद्धांत के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र दो शाखाएं हैं जिनमें हम क्षेत्र के अनुसार अध्ययन करते हैं। यदि मैं आपको इनकी आय का अध्ययन करने के लिए कहूंगी कि ये व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति की आय पता कीजिए, तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? व्यष्टि। और जहां हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है। मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं।
समष्टि में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में विचार कर सकते हैं। जैसे एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है, देश में बेरोजगारी की दर क्या है, हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने क्या कहा? समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है, टोटल का, एग्रीगेट का। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर सुल्ज के शब्दों में, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। पहला पॉइंट है हमारा विस्तृत दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का हल निकाला जाता है। जैसे मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, देश में गरीबी है। दूसरा पॉइंट है हमारा विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जैसे सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम हर साल जब बजट आता है तो हम देखते हैं कि कर बढ़ गया तो कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, किन चीजों में टैक्स सरकार ने कम कर दिया है तो हमको वो सस्ती मिलने लगेंगी। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के। तीसरा है हमारा सामूहिक हितों पर बल। समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सामूहिक हितों पर सर्वाधिक बल देता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत हित की तुलना में सामूहिक हित को अधिक बल देता है। सामूहिक हित का मतलब है, जैसे हमने कहा कि राम है, राम को बचत करना चाहिए। राम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत करना ठीक नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति यदि बचत करने लगेगा तो देश विकास नहीं करेगा। विकास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लोग निवेश नहीं करेंगे, नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वार्थ को बल नहीं देता। व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर ये सामूहिक हित की बात करता है। परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों व औसतों का अध्ययन होने के कारण, देखिए यहाँ पे समूह, औसत या योग का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक समूह में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह पर भी पड़ता है। जैसे यदि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के लगभग सभी बिंदु एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आय व रोजगार सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन मुख्य स्थान रखता है। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आय और रोजगार। इसीलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत से जानते हैं। तो वस्तुनिष्ठ में ये दोनों प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन संभव है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के सहायता से ही हम देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मान लो मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करना चाहती हूँ या खेती करती हूँ। अब मुझे अपने खेत में गेहूं उगाना चाहिए, चावल उगाना चाहिए, या मुझे दाल
या व्यावसायिक खेती करना चाहिए। मुझे यदि अच्छी खेती करना है, लाभ कमाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अर्थव्यवस्था देखूँगी, हमारे देश में किन किन चीज़ों की माँग अधिक होने वाली है, किन चीज़ों की कीमतें बढ़ने वाली है, किसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है, तब मैं निर्णय लूँगी कि मुझे किस चीज़ का उत्पादन करना है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र भी किस पर निर्भर है? समष्टि अर्थशास्त्र पर। आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजना बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। आपने पंचवर्षीय योजना सुने होंगे। वो सभी योजनाएं, अब तो योजना आयोग है, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है जो देश के विकास के लिए निर्णय लेता है। तो ये किसके आधार पर ये निर्णय लेते हैं? ये पूरे देश की स्थिति को, पूरे देश में हमारे व्यक्तियों की आय कैसे बढ़ाना है, लोगों को रोजगार कैसे देना है, ये सभी निर्णय हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र के सहायता से मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले उच्चावचन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इनका नियंत्रण मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के द्वारा होता है। आपने अक्सर समाचार में सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, सब्जियों के दाम ऊंचे हो गए, यानी हमारे देश में मुद्रास्फीति आ गई है। तो इसका निर्णय, ये सब मौद्रिक समस्याएं हैं, इनका हल हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? समष्टि। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, समष्टि का मतलब है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, और व्यष्टि का मतलब है एक छोटे क्षेत्र की समस्या, एक छोटे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करेंगे, वो व्यष्टि में करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां या दोष। समूह की बनावट पर ध्यान ना देना। सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह का। संरचना पर संपूर्ण जानकारी के अभाव में कई भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। एक इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि मेरे स्कूल के सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, परंतु मेरे जिले का रिजल्ट यदि कमजोर है, तो मेरे स्कूल के बच्चे भी औसत पे क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। जब औसत रिजल्ट निकलेगा, तो पूरे जिले के साथ साथ मेरे स्कूल के बच्चों का रिजल्ट भी कम आका जाएगा, या देश में ये संदेश पहुंचेगा कि मेरे जिले के बच्चे, सभी बच्चे कमजोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल के बच्चे यदि अच्छे अंक लाते हैं, इसके बाद भी औसत के आधार पर उनके अंक कम हो जाएंगे। व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण छोटी छोटी आर्थिक इकाइयां उपेक्षा कर दी जाती है, यानी यहाँ पर छोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्षों का व्यवहारिक ना होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह की आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम दे देती हैं। निष्कर्ष कभी कभी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। यह आवश्यक नहीं होता कि व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात करते हो, वही संपूर्ण समाज के लिए भी सत्य हो। जैसे एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत करना ठीक नहीं है। तो ये हमने क्या पढ़ा? समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। हम व्यष्टि और समष्टि अब दोनों समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम व्यष्टि और समष्टि में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार निर्भर हैं, और दोनों में क्या अंतर है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।